हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी रेजोनेंस। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आईएमओ लेवल 2 का पेपर मैथमेटिक्स का 2017-18 में जो कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो उस पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है, एंड कंडीशंस क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू AF, DE इज पैरेलल टू AF, ओके, AD पैरेलल टू FG एंड AD पैरेलल टू FG। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए क्या हमें गिवन है, ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है ना। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल है AD, देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी व्हाट, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, 85। दिस वन विल बी 85। अगेन आपको क्या गिवन है, AD पैरेलल टू FG। तो अगेन आप देख सकते हैं कि अगर ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन अगेन विल बिकम 95। अच्छा, अब देखिए ये 85 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 85, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ हमें पता है हमें किसी भी ट्राइंगल, अगर हम बात करें बच्चों ट्राइंगल ABC का, तो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या, 85 प्लस 60 प्लस y विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 145 प्लस y 180 आएगा। दिस विल गिव यू y इक्वल टू 35। y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 35। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एंगल x हमें फाइंड करना है। अच्छा, आप बात करेंगे ADEGF। ADEGF एक पेंटागन है, 1 2 3 4 एंड 5। पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। एन यहाँ पर साइड्स कितनी है पेंटागन की, 5। तो ये आ जाएगा आपका सम 540। सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 540। ओके, हाँ 540 आपका सम है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, इंटीरियर एंगल्स का सम है 540। अब हम ऐड करते हैं, 95 प्लस 85 कितना होगा, 180। 180 प्लस ये 95 प्लस 30 प्लस इस एंगल को हम मान लेते हैं P, ये इक्वल टू किसके होना चाहिए, 540 के। ठीक है, अब आप देखेंगे 540 से में से 180 गएंगे तो 360, 90 प्लस 95 प्लस 30 होगा 125 प्लस P। तो इससे आपकी जो वैल्यू आएगी, P की वैल्यू आएगी 360 माइनस 125, तो 235। ठीक है, अब हमें पता है इस पॉइंट के अराउंड जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितना होता है, सेंट्रल एंगल कितना होता है, ओके, सेंट्रल एंगल पूरा होता है 360। तो अगर ये P 235 है तो 235 प्लस x विल बी इक्वल टू 360। सो दिस विल गिव यू x इक्वल टू 125। सो x 125 है, y 35 है बच्चों। सो दिस विल बी आवर ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a if given polynomial is divisible by 2x plus 1। देखिए बच्चों, डिवाइजर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्या हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ एग्जैक्टली डिविजिबल है, ओके, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0। तो देखिए जब हम डिवाइजर को इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू हमारा आएगा -½ तो अगर हम इस हाफ की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा। और हमारा रिमाइंडर सिंस दिस इज अ फैक्टर सो आइडियली और रिमाइंडर शुड बी 0। जब हम x इक्वल टू हाफ पुट करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा इट शुड बी 0। तो x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे, -½ 2 इंटू
नेगेटिव हाफ की पावर 4, नेगेटिव हाफ 3, 4, 1/2 का नेगेटिव 1/2 का स्क्वायर, और ये हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, ठीक है ना। x की जगह माइनस हाफ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों, इट विल बी -29, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -29, और हमें a की ही वैल्यू क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों हमें फाइंड करना है इसका पूरा मीन, है ना। हमें एक टेबल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें मीन फाइंड करना है। सॉरी, मीन इज गिवन टू अस 50, मीन हमें पता है 50 है। वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मीन हमें गिवन है 50 है और हमें फाइंड करना है p। अच्छा, मीन क्या होता है बच्चों, मीन इज सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, ठीक है ना। ये है फ्रीक्वेंसी और ये है ऑब्जर्वेशन और ये उनका समेशन, ठीक है ना। मीन हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना है 50, और ये fi xi का प्रोडक्ट है, तो x और f का प्रोडक्ट है 10 into 17 प्लस, ठीक है। अगला क्या है 30 into 5p plus 3, 30 into, एक मिनट, इसको इधर लिखते हैं। मीन क्या होता है सिग्मा fi xi बाई fi, दिस शुड बी इक्वल टू आवर मीन। अच्छा, fi xi मतलब फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट, तो x 10 into 17 फर्स्ट प्लस उनका सम 30 into 5p plus 3 प्लस 50 into 32 प्लस 70 into 7p minus 11 प्लस 90 into 19 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 17 प्लस 5p प्लस 3 प्लस 32 प्लस 7p माइनस 11 प्लस 19। अगर हम सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi मतलब समेशन करते हैं, दिस शुड गिव मी मीन, और ये मीन की वैल्यू कितनी है बच्चों, मीन की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 50, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू ऑफ वेरिएबल p है, इट कम्स आउट टू बी 5। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितनी आती है बच्चों 5, सो 5 विल बी आवर आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला जो हमें यूज करना है वो ये है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक डाइस है, हमें पता है बच्चों डाइस में जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं दे आर 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 कितनी बार अकर हुआ है, 2 कितनी बार हुआ है, ये मुझे गिवन है। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एन इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इवन नंबर की। ओके, दो क्वेश्चन है, इवन नंबर की और प्राइम नंबर की। अच्छा, इवन नंबर इज 2 4 और 6, तो क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हम बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल क्या है हमारे 2 4 और 6, क्योंकि ये क्या है बच्चों इवन। 2 कितनी बार अकर हो रहा है 20, 4 18 और 6 10, टोटल इज 100। 48 बाय 100, 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे 12 बाई 25, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा 12 बाई 25, किसकी प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब एक है हमारा प्राइम नंबर, कितना आएगा। अच्छा बच्चों, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5, तो जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, तो फेवरेबल कितने हैं बच्चों, फेवरेबल 2 3 और 5 प्राइम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 20 12 एंड 15, 20
12 एंड 15 अपॉन टोटल इज व्हाट 100। तो ये हो गया आपका 47/100। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 12/25, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 47/100। सो हमारा आंसर है सी। हमारा आंसर है बच्चों सी। ठीक ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए बच्चों, सिंप्लीफाई करना है तो मतलब मुझे जाहिर सी बात है रैशनलाइज करना है। मुझे इसको क्या करना है, रैशनलाइज। अब देखिए, इसको मुझे रैशनलाइज करना है तो देखिए, तो मेरे जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसके लिए, तो वो क्या होगा बच्चों 3 प्लस रूट 8। 3 प्लस रूट 8 मेरा क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। माइनस, अब आप इसको देखेंगे तो देखेंगे रूट 8 माइनस रूट 7 तो है, रूट 8 माइनस रूट 7 है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हम रखेंगे बच्चों रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 प्लस रूट 7। ऐसे ही सारी टर्म्स का हम करेंगे। तो जब आप देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 माइनस 8, डिनोमिनेटर मेरा कैंसिल हो गया 1, न्यूमरेटर में मेरे पास बचता है बच्चों 3 प्लस रूट 8। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग आया मेरे पास 3 प्लस रूट 8 नेगेटिव में। अच्छा, यहां पर देखिए अगेन आप a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाएंगे, डिनोमिनेटर विल बिकम 1। तो आप देखेंगे इन सब में डिनोमिनेटर बेसिकली 1 हो जा रहा है जब मैं रैशनलाइज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर में कितना होगा रूट 8 प्लस रूट 7, फिर प्लस का साइन, यहां पे कितना होगा रूट 7 प्लस रूट 6, फिर माइनस है इसका रूट 6 प्लस रूट 5 एंड प्लस रूट 5 प्लस 2, कितना होगा रूट 5 प्लस 2। जब आप डिनोमिनेटर में सबका 1 है, आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रूट 8 माइनस 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2। आप देखेंगे कुछ टर्म्स जो है ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देखेंगे जो रिमेनिंग टर्म्स है बच्चों इट इज 3 प्लस 2। सो आवर आंसर शुड बी 5 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है मुझे, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, बेस रेडियस इज 6, बेस एज वाटर अप टू अ हाइट ऑफ, हम इसको मान लेते हैं पूरा फुल फिल है और हाइट कितनी इसकी 5। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ बेस रेडियस 6 हैज वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा वापस से करते हैं। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी रेडियस है बेस की 6 और उसमें वाटर जो फिल है वो कितनी हाइट तक है 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम तो हमारा वाटर का कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों बेस की सिलेंड्रिकल की 6 आर स्क्वायर, और हाइट h। हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकालना हमें, ठीक है ना। हाँ रेडियस 6, हाँ हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो कंटेनर का फाइंड नहीं करना, हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है वाटर का करना है। और वाटर कितनी हाइट तक है बच्चों 5, तो h की जगह कितना आ जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर एच। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 565.71 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि रेडियस भी आपकी सेंटीमीटर में थी, हाइट भी आपकी सेंटीमीटर में थी। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, अ मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक स्पेयर था, एक स्पेयर है बेटा
जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक स्पेयर है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसमें प्लेस कर दिया गया। अ मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज टोटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। तो देखिए बेटा, पहले वाटर जो लेवल था 5 तक था, पहले जो वाटर लेवल था 5 सेंटीमीटर तक था। जब हम इस स्पेयर को इसमें प्लेस करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है जो लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज, लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज। अच्छा, अब बात आती है कि वाटर लेवल में कितना राइज हुआ है वो हमें फाइंड करना है। देखिए बेटा, जो वाटर लेवल का जो राइज होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, बेटा जो वाटर लेवल राइज हुआ उसका जो वॉल्यूम होगा, क्या वो स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा? क्योंकि जो वाटर को कितना डिस्प्लेस करेगा, ये अपने वॉल्यूम के इक्वली वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ लेवल ऑफ वाटर राइजन, जो वाटर राइज हुआ है उसका लेवल। अच्छा, स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, स्पेयर की रेडियस कितनी है? 2। तो जो स्पेयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है किसके इक्वल होगा? वाटर का जो लेवल राइज हुआ है। अच्छा देखिए, हम मान लेते हैं वाटर का लेवल जो राइज हुआ है h हाइट तक हुआ है। कितने हाइट तक हुआ है बच्चों? h हाइट तक। तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस इज व्हाट? सर्कुलर, सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो इसका जो एरिया होगा पाई, रेडियस कितनी इसकी? 6 इंटू 6 इंटू किस हाइट तक राइज हुआ है बच्चों? एच। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है बच्चों, उसको हमने इक्वल किया है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल के इक्वल, जो कि डिस्प्लेस हुआ है। और वो कितना डिस्प्लेस होगा? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट एच। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो एच की वैल्यू आएगी बच्चों, दैट विल बी 0.29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखिए बच्चों, ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा बच्चों? 360। अच्छा, 470, 30 और 40, इन सब का सम है 90। 4 3 8 7 एंड 2 9, इन तीनों एंगल का सम 90 है और टोटल एंगल का सम होना चाहिए 360। तो 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल जो मेजर आएगा इट विल बी 270। अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है बच्चों? 360। तो ये 270 है और 270 प्लस y कितना होना चाहिए? 360। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 90। So our option will be, correct option will be option D. अच्छा, which of the following statements is incorrect? अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है a pyramid is a solid figure the base of which is a triangular or square or some other polygon। ठीक है, ये तो ओके है। and its side faces are equilateral triangles that converges to a point। देखो बेटा, पिरामिड में है क्या होता है? बेस कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है और जो साइड फेसिस होते हैं वो ट्रायंगल्स होते हैं। ऐसा मस्ट नहीं है कि वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही हों, ट्रायंगल्स होंगे बट ऐसा मस्ट नहीं है कि दे शुड बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो इनकरेक्ट हो गया। इन ज्योमेट्री वी टेक पॉइंट लाइन प्लेन को हम अनडिफाइंड लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है और रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के इक्वल है, तो ट्रायंगल का स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और यूक्लिड्स 4 एक्सियम सेज दैट थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू अनदर। दिस वन इज आल्सो करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस करेक्ट। तो हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो आवर ऑप्शन विल बी ए। आंसर इज ए, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, यस, टू आइडेंटिकल सर्कल्स विद सेम inside design, ठीक है, with same inside design as shown in the figure are to be made at the entrance। two identical circles with same design as shown in the figure are to be made
at the entrance. The identical triangular leaves in a circle are to be painted red and the remaining area to be painted green. ये जो पेंटेड करना है बच्चों, ये हमें रेड पेंट करना है और हमें इसका ही एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये सारे सिमिलर हैं, तो देख इसका एरिया में निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ये है साइड्स, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स हैं 41, 15 और 28। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स हैं 41, 15 और 28, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला सेज दैट जो एरिया होता है इट इज एस, जस्ट अ मिनट, हाँ, जो हमारा एरिया होता है इट इज बेसिकली एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। अच्छा, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, तो 41, 15, 28/2, पेरीमीटर का हाफ, 41 + 15 इज 56, ठीक है ना, 56, और ये हो गया 60, 84/2, तो दिस शुड बी 42। सेमी पेरीमीटर कितना आया? 42, तो एरिया कितना होगा हमारा? 42, एस 42 माइनस ए बी सी हमारी क्या है? साइड्स हैं, ए बी और सी। 42 माइनस 41, 42 माइनस 15, 42 माइनस 28 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 42, 7 6 जा, ओके, 42 माइनस 41 तो 1 है, 42 माइनस 15 इज 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 42 माइनस 28 इज 14, 14 मतलब 7 इंटू 2। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 होगा बाहर, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 7 9 जा 63 और ये 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका एरिया आया बच्चों 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो आया है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लीफ का आया है, सिर्फ और सिर्फ एक लीफ का आया है। तो ऐसी कितनी लीव्स हैं यहाँ पर? 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 126 इंटू 8। जो रेड होगा, जो रेड पेंट होगा उसका एरिया, रेड कलर्ड होगा उसका एरिया कितना हो जाएगा? 126 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं, हाँ, और ऐसे कितने सर्कल्स हैं? 2 आइडेंटिकल सर्कल्स। तो ये तो एक सर्कल का हुआ, सेकंड का निकालना होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं हमारा ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, हमें फाइंड करनी है बच्चों ए और बी की वैल्यू। ये हमें गिवन है और ये किसके इक्वल है? a प्लस √15 b, a प्लस √15 b की ये इक्वल है। अच्छा देखिए, हम एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं बच्चों? कॉन्जुगेट हैं, तो एलसीएम लेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, तो वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2√5 का स्क्वायर 20 और √3 का स्क्वायर मतलब 3। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? ये इससे क्रॉस ये 2√5 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मतलब स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 20 प्लस 3 माइनस 4√15, सॉरी प्लस है ना, प्लस का स्क्वायर मतलब 2ab। अगेन ये है आपका अगेन 20 प्लस 3 माइनस 4√15, ये कैंसिल हुआ, ये आपका आ गया 46/17। अच्छा, आपने जब इसको सॉल्व किया 46/17 आया और RHS में मुझे गिवन है a प्लस √15b। अब देखिए यहां पर √15 क्या है? इररेशनल है, √15 क्या है? इररेशनल है, और यहां पर LHS में क्या है? सिर्फ रैशनल। ये जो है रैशनल प्लस इररेशनल का सम है और यहां पर सिर्फ रैशनल है, तो हम कंपेयर करेंगे रैशनल को रैशनल से,
तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 46/17 और इरेशनल पार्ट को यहाँ पर है ही नहीं तो उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0। तो आवर ऑप्शन विल बी 46/17, 0। नेक्स्ट, if P is the point and Q is the point, sum of abscissas and ordinates of both points is equal। ये जो दोनों पॉइंट्स है बच्चों, इनके एब्सिसास का सम और ऑर्डिनेट्स का सम क्या है, इक्वल है। तो एब्सिसा उसका है -5 और इसका एब्सिसा भी है -5, इनका सम इक्वल है ऑर्डिनेट्स के, मतलब 3 + m के। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट जब आप सोल्व करेंगे m की -13। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द लाइंस पी क्यू आर एस। हमें लाइंस गिवन है बच्चों पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखते हैं हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, हाँ, एरिया फाइंड करेंगे आप तो देखते हैं ये दोनों लाइंस क्या हैं। देखो बच्चों, ये है बिल्कुल है पैरेलल लाइंस है सारी और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर भी है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगल है। हम देखते हैं रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, हम इनकी लेंथ से पता कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो लेंथ होगी वो ये कुछ होगी। तो ये आप देख सकते हैं -2 से 3, -2 से 3, तो हम लेंथ को बोल सकते हैं 3 - -2, मतलब लेंथ हमारी होगी बच्चों 5। सिमिलरली आपको जब यहाँ पे विड्थ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, ये 4 है और ये 1 है, तो ये भी आपकी विड्थ भी कितनी होगी, 5। ये भी 5 है, ये भी 5 है, इट मींस दिस इज अ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो 5 × 5 25 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आंसर होगा हमारा, 25 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम बोल सकते हैं दे आर पैरेलल, ठीक है। O is any point on AC, okay। PQ parallel to AB, PQ parallel to AB, okay। ML parallel to AD, okay। Then okay, then area of DLOP, DLOP, इसका एरिया मुझे क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। देखिए बच्चों, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं 1, इस एरिया को एज्यूम कर लेता हूं 2, इस एरिया को एज्यूम 3, 4, 5 और इस एरिया को एज्यूम कर लेता हूं मैं 6। ये पूरा पैरेललोग्राम है बच्चों, कितने एरियाज में डिवाइड है, 6। अब आप देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC विल बी व्हाट, डायगोनल, डायगोनल होगी। और हमें पता है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होती है उसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो हम बोल सकते हैं एरिया जो होगा, जो एरिया होगा हमारा 1, 2 और 3 का जो एरिया होगा बच्चों, वो क्या 4, 5 और 6 के एरिया के इक्वल होगा, 4, 5 और 6 के इक्वल होगा। जो 1, 2, 3 का इस ट्रायंगल का एरिया है, क्या वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम होगा तो जो 1 का एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 6 के इक्वल हो जाएगा एरिया के। अच्छा, ये इसके पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो अल्टीमेटली ये और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये भी इसकी डायगोनल इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो थर्ड एरिया होगा, थर्ड पोर्शन का, वो किसके इक्वल होगा, फोर्थ के, ठीक है। तो थर्ड का एरिया फोर्थ के इक्वल है, फर्स्ट का एरिया 6 के इक्वल है, तो जो सेकंड पार्ट का एरिया है वो किसके इक्वल आया, फिफ्थ के। सेकंड पार्ट का एरिया क्या है बच्चों, DLOP, मतलब और फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, BMOQ, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज
कुछ यूज करी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर इंटीजर एंड, किसी भी इंटीजर के लिए ये जो है हमेशा क्या होगा, 3 कंडीशन दी गई हैं बच्चों, हमें चेक करना है कि कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू है। ठीक है, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो क्या n प्लस 1 स्क्वायर हमेशा इवन होगा। देखिए n, हाँ n अगर क्या है, ऑड है, अच्छा ऑड इंटीजर है, तो इंटीजर है तो पॉजिटिव भी हमें देखना है, नेगेटिव भी हमें देखना है। अब आप पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे ऑड है ना, 1 देखेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा 2 का स्क्वायर 4 इवन, तो पॉजिटिव होगा ऑड, तो ऑड में 1 ऐड करेंगे तो इवन, इवन का स्क्वायर हमेशा क्या, इवन। नेगेटिव भी देखते हैं, नेगेटिव 3, तो उसमें भी 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव 2 मतलब इवन, और इवन का स्क्वायर हमेशा इवन। फर्स्ट वन इज करेक्ट। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, n माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑड। ठीक है, इवन में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड, और ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड। सेकंड इज करेक्ट। n इज इवन, तो n माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इर्रेशनल। n इवन है तो n माइनस 1 का स्क्वायर रूट इर्रेशनल। तो देखिए इवन है तो आप 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 माइनस 1 मतलब 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1, रैशनल आ गया ना, तो कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है, तो दिस वन इज फॉल्स। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें साइड्स गिवन है क्यू आर और एंगल क्यू, हमें बताना है कि कब पॉसिबल नहीं होगा। पी क्यू हमें पता है बच्चों, सम ऑफ टू साइड्स जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थर्ड साइड। तो पॉसिबल कब नहीं होगा, जब सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, मतलब 6.4 से जो भी लेस होगा वो केस हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं ए ऑप्शन है, बाकी सब देख लीजिए 6.4 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इस केस में भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। इस केस में ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आर ऑप्शन इज ए। A rhombus shaped field has green grass for 12 cows to graze. ठीक है, if each side of a rhombus is 30, rhombus की हर एक साइड कितनी है, 30, डायगोनल है 48, 48। ठीक है, डायगोनल 48 है, डायगोनल क्या करती है बच्चों, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं x। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर, तो 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 30 माइनस 24, ये 6 और ये 54 है ना, 9 इंटू 6, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कुछ आपकी आएगी, यहां से 3 और 2, तो x की जो वैल्यूज आएगी आपकी 18, x की वैल्यू कितनी है मेरी 18। अच्छा, तो डायगोनल जो D2 होगी, डायगोनल 1 जो है बच्चों वो है 48, और डायगोनल 2 जो होगी 18 इंटू 18, ये है हाफ और ये भी 18 है, तो 18 प्लस 18 मतलब 36। डायगोनल 1 मुझे पता है, डायगोनल 2 मुझे पता है, क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं, बिल्कुल। हमारा जो एरिया होगा रोम्बस का वो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 48 इंटू 36, हाफ इंटू 48 इंटू 36, ये हमारा रोम्बस का एरिया है। अच्छा, कितनी काउस ग्रेस कर रही हैं, 12, कितनी काउस ग्रेस कर रही हैं, 12, तो ईच काउ कितना ग्रेस करेगी, तो डिवाइड कर देते हैं 12 से। ठीक है, तो ये गया 4 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स, तो ये हमारा है 36 इंटू 2, मतलब 72 मीटर स्क्वायर एरिया जो होगा ईच काउ विल ग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड का रेशियो गिवन है ना। एक्स को 3 के ले लेते हैं, वाई को 4 के और जेड को 5 के ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। क्यों होगा बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यहां पर भी ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब देखो ADCB ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। x की जगह 3 के, y की जगह 4 के और z की जगह 5 के। 15 के 180 डिग्री, k की वैल्यू आई 12। k की वैल्यू कितनी आई? 12। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? x y z फाइंड करना है। k की वैल्यू मेरे पास है 12 3 जा 36, ये हो गया 36, ये हो गया 48 और 12 5 जा ये हो गया 60। So my option will be B. B option will be the correct one. Moving on to the next. हाँ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट के जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो गिवन है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो स्टूडेंट है उसके क्या ही हो बच्चों? डिस्टिंक्शन। और डिस्टिंक्शन कब आती है? जब परसेंटेज जो है वो 75 और अबव हो, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट में किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये, उसके डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फेवरेबल कितना है? 75 और उससे अबव कितने केसेस हैं? 1 और 2, और टोटल कितने हैं केसेस? 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/5। इस फर्स्ट का आंसर है 2/5। लेस देन 65% मार्क्स, लेस देन 65% मार्क्स कहाँ कहाँ है? 1 एंड 2। तो ये भी कितना होगा? 2/5। फेवरेबल अपॉन टोटल। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ABCD इज अ पैलोग्राम इन विच एंगल A is 60, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A and B मीट एट P, देन। देखिए एंगल A 60 है और ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों कितने होंगे? 30 30। अच्छा, अब पैलोग्राम है बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना? 120 180। तो ये एंगल 60 है तो ये कितना होना पड़ेगा? 120, क्योंकि दोनों का सम 180 होना है। ये 120 है बट ये बाइसेक्टर है, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, अब आप देखेंगे ये ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम कितना? 180। 60 प्लस 30 90 हो गया, तो ये वाला भी कितना होना जरूरी है? 90। अच्छा, पैलोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 60 है तो ये भी 60, और ये पूरा 120 है तो ये भी 120। अब आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में 120 और 30 150, तो ये कितना होगा? 30। ये 60 है 60 है, तो थर्ड वन को भी कितना होना पड़ेगा? 60। अब हमारे ऑप्शन है AD इक्वल टू DP, मतलब AD इक्वल टू DP। देखिए इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं क्या वो भी इक्वल होंगी? बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरा? करेक्ट है। ऑप्शन बी, PC इक्वल टू BC। PC और BC बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी तो सारी साइड से इक्वल होनी है, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन है DC इक्वल टू 2AD। तो देखिए मैं DC को DP प्लस PC लिख सकता हूं, और DP की जगह मैं AD लिख सकता हूं ना, प्रूव कर चुके हैं, और PC की जगह मैं BC लिख सकता हूं। अच्छा, BC जो है बच्चों पैलोग्राम, BC और AD ऑपोजिट साइड से पैलोग्राम की तो इक्वल होगा, तो BC भी किसके इक्वल होगा? AD के। तो जो DC है वो किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ AD। DC किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ AD। सो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। सो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। हाँ, a kite is in the shape of square with sides 16 centimeter and an isosceles triangle of base and equal sides base, एक मिनट, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 4 एंड इक्वल साइड 6। तो ये 6 है तो ये भी कितना है? 6।
ये एक स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड पार्ट, मुझे शेडिड पार्ट का एरिया निकालना है। तो देखो बेटा, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर मतलब, ठीक है, 16 स्क्वायर मतलब 256। तो ये डायगोनल है, इसको हाफ में डिवाइड करेगी, तो जो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा 256/2 मतलब 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया तो हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। अब देखिए, अगर ये दोनों हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर सपोज मैं इसका एरिया निकालूंगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जो आप निकालेंगे b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया है, आपको क्या कर देना है उसका हाफ, आपको क्या कर देना है उसका हाफ। तो जब आप इसका हाफ कर देंगे तो क्या आपको इस शेडिड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इस शेडिड पोर्शन के एरिया को जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो जो आंसर आएगा बच्चों ऐड करने पर, इट विल बी ऑप्शन सी 133.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा, ये होगा बच्चों 25 है ना, स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब 4, ये है -1/4। जब आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो +1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625/256। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 की पावर 4 और इनटू में कितना है 1/4 प्लस 1 इसको आप 4 का क्यूब और इसका 5 का क्यूब, तो 4/5 का क्यूब लिख सकते हैं, 4/5 का क्यूब और इनटू कितना है 2/3। अपॉन में आप चलेंगे, ये हो जाएगा 3 7 216 का क्यूब रूट 6, तो 3 माइनस 7 6 42 प्लस 6 रूट ऑफ 64, 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो ये 2 होगा, 10 इंटू 2 मतलब 20 प्लस 11। ठीक है, तो जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा 5/4 और ये है 4/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 मतलब 125/16। डिनोमिनेटर में आपके पास है 31 और ये 3 34, तो -8। एलसीएम लिया न्यूमरेटर में 16 20 20 125 अपॉन में -8। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 25, दिस इज 25 ना, नॉट 125, 25, हाँ ओके। तो ये 20 20 25 ये हो जाएगा 65/16 इंटू 8 माइनस का, तो आपका आंसर आ जाएगा -65/128 -65/128 विच हैपन्स टू बी द ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर ABC एंड ABD आर, ABC ABD हमारे क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, COD के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो देखो बेटा, यहां से यहां डिस्टेंस कितनी है a 0 कोऑर्डिनेट्स है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है a और ये भी कितनी है a। अब देखिए, तो ये अगर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2 है, तो ये भी कितनी होगी 2 है, ये भी कितनी 2 है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट्स। तो y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होना है, x कोऑर्डिनेट तो 0 होना है। अब देखिए, इसकी लेंथ 2a है और इसकी लेंथ a है, तो पाइथागोरस से मैं इसको निकाल सकता हूं ना। ठीक है, तो इसको अगर मैं k मानता हूं तो k कितना होगा √ऑफ 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका √3 ऑफ a। तो ये पॉजिटिव है तो ये √3 है पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव का √3a। तो
कोई ऑप्शन नहीं है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 997.92। अच्छा, व्हाइट वॉश किया इनसाइड से। अब तो इसका मतलब क्या गिवन है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो जो हमें व्हाइट वॉश किया गया इसको डोम को, जो कि हेमिस्फेरिकल है, तो जिस एरिया पे व्हाइट वॉश किया गया वो कौन सा है, कर्व्ड सरफेस, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फेयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो व्हाइट वॉश हुआ वो किस एरिया पे हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर एरिया पे। और व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी थी, 400 पैसे पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर की 400 पैसे, या फिर हम बोल सकते हैं 4 रुपीज। तो इतना एरिया था और उसकी कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर की थी 4। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 997.92। बेटा इतने एरिया पे व्हाइट वॉश किया गया और एक यूनिट एरिया की कॉस्ट कितनी थी व्हाइट वॉशिंग की, 4, और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, दिस वन। तो क्या इससे आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, इससे आपको क्या मिल गया, आर स्क्वायर। अच्छा, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर, तो आप वॉल्यूम जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 4/3, सॉरी हेमिस्फेयर है ना, ओके। हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस की वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, इट कम्स आउट टू बी 523.90 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, द मीन ऑफ अ मंथली सैलरी ऑफ अ 12 एम्प्लॉइज, 12 एम्प्लॉइज की मंथली सैलरी कितनी थी, 14,500। तो टोटल सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉइज इज 14,500। देखो 12 एम्प्लॉइज की एवरेज मीन सैलरी कितनी थी, 14,500। तो उन 12 एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी कितनी होगी, 14,500। अच्छा, अगर एक पर्सन और आता है तो उसकी सैलरी कितनी है, 18,400। तो अब पहले तो क्या था, टोटल पर्सन कितने थे, 12। अब एक पर्सन और ऐड हो गया है तो टोटल पर्सन कितने हो गए बच्चों, अब 13। तो मीन क्या होता है, टोटल सम अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो पहले का टोटल सम तो था 12 का, दिस वन, और एडिशनल की कितनी थी, 18,400, और टोटल पर्सन कितने हो गए, 13। इसको जब आप सोल्व करेंगे यू विल गेट 14,800। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कितनी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। बाइनोमियल में क्या है बच्चों, एटमोस्ट 2 टर्म्स हो सकती हैं, गलत है। बाइनोमियल में सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स ही होती है, एटमोस्ट नहीं बोलेंगे। तो दिस वन इज रॉन्ग। एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल, नहीं, इट कैन बी मोनोमियल ऑल्सो, ट्राइनोमियल ऑल्सो। अब बाइनोमियल हैव डिग्री 6, बिल्कुल गलत, बाइनोमियल में डिग्री 6 नहीं हो सकती है ना। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1, रॉन्ग। अब पॉलिनोमियल, एक मिनट, अब बाइनोमियल कैन हैव एटमोस्ट एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। अब बाइनोमियल रॉन्ग, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1, गलत है। एंड अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 2 जीरोस, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 टर्म्स, बाइनोमियल, every polynomial is a binomial, a binomial may have degree 6। हाँ, okay, this one is correct। बाइनोमियल की डिग्री 6 हो सकती है बेटा, क्यों, मैं बाइनोमियल को ये भी तो लिख सकता हूं, ठीक है ना।
अब पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 2 zeros, ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो कितने ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है हमारी, 4। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। ओके, PQRS इज ए स्क्वायर, M और N मिड पॉइंट्स हैं, O इज अ पॉइंट ऑन PR सच दैट OP इक्वल टू OR। अच्छा, ये भी इक्वल है, ठीक है। ONRM इज अ, हमें बताना है ONRM क्या है। देखिए बेटा, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो दो के मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होती है वो थर्ड के पैरेलल होती है। तो ये हाँ, अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड के, दो लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड के पैरेलल होती है, तो अगर ये पैरेलल है तो ये 90, तो ये भी 90। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 90, तो ये भी 90, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का ईच एंगल कितना, 90। अब देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो उनके हाफ तो हमेशा क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। उनके हाफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आप देख सकते हैं तो ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल है। वो पैरेललोग्राम जिसका एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। और जिसकी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो एक तो P तो हमारा क्या है, स्क्वायर। रेशियो ऑफ ORM एंड PQRS, ORM और PQRS। तो देखो ORM का एरिया मुझे फाइंड करना है, ठीक है। किसका एरिया है, जस्ट अ मिनट, रेशियो ऑफ ORM कौन सा है, ORM। अब देखिए इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्क्वायर के एरिया का हाफ है। अब इस स्क्वायर की साइड्स अगर आप a मानेंगे तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा बेटा, a/2। तो ये जो स्क्वायर है इसका पूरा एरिया कितना होगा, a/2 का स्क्वायर, और उसका मैं अगर हाफ कर दूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। और PQRS का एरिया निकालना है, तो PQRS का एरिया कितना होगा, a²। तो इसका रेशियो आ जाता है 1/8। तो ऑप्शन सी हैपन्स टू बी द ट्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, which of the following statement is true? Major arc of a circle is a set of points that lie on or outside the central angle, ठीक है। तो जो ये जो सेंट्रल एंगल है, ये सेंटर है, तो जो मेजर आर्क क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ पॉइंट सर्कल डेट लाइज ऑन और आउटसाइड द सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो जो है मेजर आर्क इज ऑफ अ सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सर्कल डेट लाइज ऑन और आउटसाइड द सेंट्रल एंगल। तो देखिए क्या ये मेजर आर्क है, ये सेंट्रल एंगल और उसके बाहर लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, तो ये करेक्ट है। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, सही है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, P इंटू Q माइनस R का Q, इसको लिख सकते हैं आप Q R माइनस P का Q, और इसको लिख सकते हैं R P माइनस Q का Q, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं PQ माइनस PR का Q, QR माइनस QP का Q, RP माइनस RQ का Q। तो अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो आप देख सकते हैं A प्लस B प्लस C कितना है, 0 है। A प्लस B प्लस C 0 है, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब कितना होगा, थ्राइस ऑफ ABC। तो थ्राइस ऑफ A कितना है, P इंटू Q माइनस R, B कितना है QR माइनस P, और C कितना है R P माइनस Q। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, इट इज ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरेंज दी फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल
इन विच BC 3.8, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम BC को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि होता है 3.8। उसके बाद एंगल B कंस्ट्रक्ट करते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ BC, तो ये है होगी हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप। उसके बाद एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये होगी हमारी सेकंड स्टेप, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होती है हमारी, जो दो साइड से उनकी लेंथ का सम का हम आर्क कट करते हैं, तो जो थर्ड स्टेप होगी हमारी वो हो जाएगी ये फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा CD को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को अगर हम D नाम दे दें तो उसके बाद हम CD को ज्वाइन करते हैं, तो ये 4, तो 2 6 सॉरी हाँ, सबसे पहले तो स्टेप 2, देन स्टेप 6 1 3 सॉरी ज्वाइन BD ना, वेट, BD वाला है ये, तो ये 4, ठीक है ना। तो जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है ग्राफ एज शोन इन फिगर। तो देखिए बेटा, इस लाइन, ये जो इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ये देख सकते हैं इस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है 0,4 और -2,0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो 0,4 आप पुट करेंगे तो LHS और RHS मैच करने चाहिए, तो x 0 पुट करेंगे और y 4 करेंगे तो क्या LHS RHS मैच हो रहा है, बिल्कुल। आप अगर -2,0 भी पुट करते हैं तो भी LHS RHS मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। हाँ, आप देखते हैं बच्चों, एंगल ए जो है किसके इक्वल है, डी के, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सी किसके इक्वल है, एफ के, और बी किसके इक्वल है, ई के। तो हम बी ई के इक्वल है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर ई इज इक्वल टू बी। तो आप देख सकते हैं बी और एफ का सम जो है सी और ई के इक्वल होगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब सारे एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। सारे एंगल का सम कितना, 360 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ का सम 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और बी, ए तो है ही सही, बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी, डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए, और ई तो है ही सही, और एफ की जगह सी, सॉरी एक मिनट, हाँ, ए बी की जगह ई, यहाँ पर ई। तो आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी प्लस ई जो है 360 आ रहा है, तो ए प्लस सी प्लस ई कितना आ जाएगा मेरा 180। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पॉलिनोमियल है व्हेन डिवाइडेड बाय x-4 रिमाइंडर r1 आता है, और दोनों इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है r1 और इसका रिमाइंडर आता है r2। कब, जब इसको डिवाइड करते हैं x-4 से। लीनियर पॉलिनोमियल है डिवाइजर, तो रिमाइंडर थ्योरम, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम बोल देते हैं p ऑफ x और इसको बोलते हैं g ऑफ x, तो जो p ऑफ 4 होगा बच्चों, p ऑफ 4 जो होगा, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे इसमें तो हमें क्या देगा, रिमाइंडर 1, और यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे किसमें, g ऑफ x में, तो g ऑफ 4 आपको क्या देगा, r2। रिमाइंडर थ्योरम कहती है हमें, पुट करना शुरू करेंगे, x की जगह 4, ठीक है ना, 64a प्लस 48 माइनस 3 इक्वल टू कितना, r1। अच्छा, r2 x की जगह अगेन 4, 128a माइनस 20 प्लस a, ये आ गया r2। आपको कंडीशन गिवन है r1 प्लस r2 इक्वल टू 0 है, तो उस केस में
ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे बेटा, ऐड, और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो इससे जो आपकी ए की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी -153/65। सिमिलरली आप अगर ये कंडीशन लगाएंगे 2r1 - r2 = 0, तो उससे आपकी जो ए की वैल्यू आएगी 18/127। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, BC इज कॉर्ड, A इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए बच्चों, ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस इक्वल होंगी तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल B है तो ये भी कितना होगा, B। दोनों B हैं तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा बच्चों 180 - 2B। और हमें पता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 180 - 2B, ये डबल है किसका, ट्वाइस ऑफ ए का, ठीक है। तो 180 = 2B + 2A, 2 कॉमन लिया तो इससे आपकी A + B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 90। A + B की वैल्यू कितनी आ गई, 90, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, पैरेलल्स हैं। BC प्रोड्यूस टू E सच दैट CE = BC। अच्छा, ये भी इसके इक्वल है। AE इंटरसेक्ट CD एट F, देन एरिया ऑफ BDF = K टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABCD के। देखो बेटा, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, C मिड पॉइंट है, ठीक है। देखिए, इस ट्रायंगल की बात करें ABE की, इस साइड का मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो ये एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरे के पैरेलल जो लाइन सेगमेंट होती है वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब F जो है मिड पॉइंट है DC का, ठीक है। अब देखिए, अब जो बात करते हैं हम एरिया ऑफ DBC, एरिया ऑफ DBC वो हाफ ऑफ ABCD होगा। ये पैरेललोग्राम है और ये उसकी डायगोनल है, तो डायगोनल दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है ट्रायंगल्स में। तो जो DBC का एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ ABCD। अच्छा, और जो DFB का एरिया होगा ये मीडियन है बच्चों। आप अगर DBC की बात करें तो BF इज अ मीडियन, तो मीडियन भी दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो DFB का एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ BDC, और जो BDC का एरिया है वो क्या है, हाफ ऑफ ABCD। तो ये हो गया 1/4 ऑफ ABCD। तो K की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/4, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 25 मीटर लॉन्ग, 0.3 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई, एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी डायमेंशंस हैं तो 25 × 0.3 × 6 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 45 मीटर क्यूब। अब उसमें क्या है बच्चों, ब्रिक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, मीटर में लेना है हमें, तो 50/100 मतलब 1/2, 15/100 और ये हो जाएगा 10/100 मीटर क्यूब। अब देखिए, अब क्या है, इसमें जो वॉल कंस्ट्रक्ट की गई है उसमें सैंड एंड सीमेंट भी होता है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1/10 ऑफ वॉल का वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम ऑफ मोटर है वो कितना है, 1/10 ऑफ वॉल का वॉल्यूम, मतलब 4.5 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम वॉल का तो 45 है, पर उसमें 4.5 मीटर क्यूब में क्या लग रहा है, मोटर। तो जो ब्रिक्स लगेंगी वो सिर्फ किस वॉल्यूम में लगेंगी,
वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स किस में लगेंगी 45 माइनस 4.5 में, मतलब 40 पॉइंट जस्ट अ मिनट 45 में से 4.5 गया तो 40.5 मीटर क्यूब एरिया में पूरी ब्रिक्स लगेंगी। तो इस एरिया में पूरी ब्रिक्स लगेगी और हमने कहा n ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है इसको देख सकते हैं 320 1/10। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू आएगी 5400। तो कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड है बच्चों 5400। इफ 124 is replaced by 26 then find the median and mode। इनको प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। 8 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, उसके बाद 20 भी है और 24 3 टाइम्स है, 26 2 टाइम्स है, ठीक है, और 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ मिसिंग है क्या 30 है ना। 26 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, देन 30 देन 41 11 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा मीडियन ऑब्जर्वेशंस क्या है बच्चों ऑड है, n इज ऑड। तो जो मीडियन होगा जस्ट अ मिनट 24 इज रिप्लेस्ड बाय 26। तो इस 24 को रिप्लेस कर दिया गया 26 से। तो देखो मीडियन क्या होता है ऑड होता है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो 11 है तो 11 + 1/2 मतलब 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा मीडियन होगा। तो 6th ऑब्जर्वेशन जाएंगे तो वो आपका होगा 24। तो मीडियन जो है हमारा 24 है। अच्छा मोड क्या होता है जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रही है। तो अब 24 को 26 कर दिया तो यहाँ पे अब 24 की फ्रीक्वेंसी 2 है 26 की 3 है। तो जो मीन हो जाए मोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 26 और मीडियन 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when numerator of a fraction is increased by 2 and the fraction reduces to 1/3, न्यूमरेटर को x लिया डिनोमिनेटर को y लिया, न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज किया तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 1/3। तो इसको रिप्रेजेंट करना है 2 वेरिएबल की फॉर्म में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y + 6 = 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में x - 2 = 0 का मीनिंग क्या हो गया x = 2। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे 2 पे मतलब पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है। हाँ इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देन ईच ऑफ दीज एंगल्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। नहीं बेटा लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, गलत। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स, नहीं दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो सम लेस देन 180 ही होगा। पर लीनियर पेयर में सम कितना होता है 180। बोथ द एंगल्स कैन बी ऑब्ट्यूज, बिल्कुल दोनों भी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, ये भी गलत है। मोर देन 180 हो जाएगा अगर दोनों ऑब्ट्यूज होंगे तो। बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर फॉर्म अ राइट एंगल। देखो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम अगर 180 है, दोनों सम एंगल का सम कितना है 180। तो जब आप देखेंगे तो अगर इसका सम अगर ये एंगल x है पूरा तो ये x/2 होगा और ये x/2 होगा। तो ये 180 - x है पूरा तो ये हाफ कितना होगा
180 माइनस एक्स का हाफ। तो देखेंगे आप ये पूरा एंगल है 180, दोनों एंगल का सम। तो जब इनका हाफ हाफ करोगे तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना आएगा 90। तो 90 आएगा तो ये थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 90। तो फॉर्म अ राइट एंगल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। इन द फिगर OD इज परपेंडिकुलर, AB ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज O, सेंटर है, ठीक है। BC इज ऑफ डायमीटर CA। देन देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल में बात करें तो क्या ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका मतलब ये भी इक्वल है और ये मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल है। दो के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो होती है थर्ड लाइन के पैरेलल होती है और उसके हाफ भी होती है। तो जो OD होगा वो हाफ ऑफ AC होगा। तो जो AC होगा ट्वाइस ऑफ जो AC होगा वो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OD। जो AC होगा ट्वाइस ऑफ OD, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव किया है हमने, ठीक है ना। ओके। In the given figure AB parallel to CD, diagonals AC and BD intersect at O, ठीक है। If AO is to OC, अगर इसका रेशियो x है तो इस साइड का रेशियो कितना है 3x। AO का x है तो OC का कितना होगा 3x। देन एरिया ऑफ AOB टू द ABD। अब देखिए बेटा, अब मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल की और मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल की। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं एरिया ट्रायंगल AOB और एरिया ट्रायंगल BOC हाफ इनटू, अगर मैं बेस लेता हूं OA, कितना लेता हूं बेस OA, तो हाइट मैं इसमें कुछ परपेंडिकुलर डाल लेता हूं H, तो हाइट कितनी है H। इस ट्रायंगल में भी बेस अगर OC लिया तो हाइट कितनी है यहां पर भी H, ठीक है। तो मैंने जब इन दोनों का एरिया निकाला रेशियो, तो हाफ से हाफ H से H, OA मतलब X और OC मतलब 3x। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो आया है वो 1:3 आया है। तो मतलब अगर इसका एरिया y है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बच्चों 3y। इसका एरिया y है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना मान लेते हैं हम 3y। अब देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो देखो ABD का एरिया क्या ABC के इक्वल होगा। ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallels are equal in area। तो ABC का जो एरिया है ABD के इक्वल होगा। तो ABC का जो एरिया है उसको मैं y प्लस कुछ बोल सकता हूं y प्लस AOD, और ABC का एरिया y प्लस 3y, ठीक है। एक मिनट, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD आया वो कितना आया बच्चों 3y। इसका एरिया अगर 3y है तो इसका एरिया भी कितना आ गया 3y। अब मुझे AOB और AD का एरिया पूछा है, रेशो AOB का एरिया है y और ABD का एरिया है y प्लस 3y मतलब 4y। तो उनका रेशो कितना आ गया बेटा 1/4। तो ऑप्शन ए हैपन्स टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर विच वैल्यू A लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो A भी नेगेटिव B भी नेगेटिव, मतलब बोथ लेस देन 0। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग है, हमें मैच करना है। देखो पोस्टुलेट 1 हमें क्या कहता है, पोस्टुलेट 1 हमें कहता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये पोस्टुलेट 1 हमें
कहता है। ठीक है, पोस्टुलेट 2 क्या कहता है हमें? पोस्टुलेट क्या है? हाँ, पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड में कितना भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पोस्टुलेट 3 क्या कहता है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। और पोस्टुलेट 4 हमें बोलता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू। तो पोस्टुलेट है बच्चों ये, ठीक है ना, हमें याद होने चाहिए कितने पोस्टुलेट हैं और कौन से नंबर का कौन सा है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से नंबर का पोस्टुलेट पूछा गया है ना, तो सारे पोस्टुलेट को मिक्सअप ना करेंगे हम। चलिए, द पाई चार्ट शोन बिलो गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन अ विलेज अंडर वेरियस क्रॉप्स, स्टडीड पाई चार्ट केयरफुली एंड। अच्छा, जो लैंड है बच्चों किसी विलेज में, है ना, किसी विलेज में जो लैंड है उसमें जो जो क्या करते हैं, उसमें जो क्रॉप्स जो की गई हैं उनका पाई चार्ट है। ठीक है ना, तो हमें कुछ आंसर करना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स। अच्छा, इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द यील्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट एंड बार्ले। अच्छा, एक बार देखते हैं, व्हीट का जो एंगल है वो कितना है? 72 डिग्री, और बार्ले का कितना है? 36 डिग्री। व्हीट का 72, बार्ले का 36। तो जो व्हीट है 72 डिग्री और बार्ले का जो एरिया है बच्चों वो है 36 डिग्री। अच्छा, हम बात कर, व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो 6 टाइम्स है बार्ले का, तो लेट प्रोडक्शन ऑफ बार्ले हम मान लेते हैं x। तो जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो होगा बच्चों वो 6 टाइम्स होगा, क्योंकि व्हीट का प्रोडक्शन क्या है? बार्ले के प्रोडक्शन के 6 टाइम्स है। तो बार्ले का अगर x है तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना होगा? 6x। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट। अच्छा, तो देखो ये पूरा एरिया शो करता है, तो हमें निकालना है कि व्हीट के करस्पॉन्डिंग कितना एरिया। टोटल एरिया को अगर मैं ए मान लेता हूं, टोटल एरिया को मैं ए मान लेता हूं, तो व्हीट के करस्पॉन्डिंग एरिया कैसे निकालेगा बेटा? इसका सेंट्रल एंगल कितना है? 72, टोटल एंगल 360 इंटू एरिया ए, तो ये आ जाएगा ए बाई 5 एरिया। व्हीट के करस्पॉन्डिंग एरिया कितना है? ए बाई 5। अच्छा, व्हीट के करस्पॉन्डिंग है ए बाई 5। अब बार्ले के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, तो 36 अपॉन टोटल इंटू टोटल एरिया, तो दिस विल गिव मी ए बाई 10। तो व्हीट के करस्पॉन्डिंग एरिया है ए बाई 5 और बार्ले के करस्पॉन्डिंग एरिया है ए बाई 10। तो हाँ, एरिया है व्हीट का वो है ए बाई 5, जो एरिया करस्पॉन्डिंग टू बार्ले है वो है बच्चों ए बाई 10। आपसे पूछा गया है पर एकड़। देखो बार्ले का किस किस का रेशियो पूछा है? व्हीट और बार्ले का। तो देखो व्हीट का प्रोडक्शन इतना हुआ है और कितनी लैंड में हुआ है? ए बाई 5 में। व्हीट का प्रोडक्शन 6x हुआ है और कितनी लैंड में हुआ है? ए बाई 5 में। पर एकड़, पर एकड़ हमें निकालना है, तो व्हीट का जो प्रोडक्शन होगा पर एकड़ हमें निकालना है, तो टोटल प्रोडक्शन अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30x बाई ए। वैसे ही बार्ले का हमें निकालना है पर एकड़ कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो बार्ले का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? x, उसके करस्पॉन्डिंग एरिया कितना है? a बाई 10। तो ये हो गया आपका 10, सॉरी, ये हो गया आपका 10x बाई ए। मुझे क्या करना है? रेशियो निकालना है व्हीट और बार्ले का पर एरिया। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, एक इसको और इसको, इसका रेशियो मुझे चाहिए।
तो ठीक है, 30x बाई ए को 10x बाई ए से डिवाइड किया तो ये आता है 30/10 मतलब 3/1। तो पर एकड़ का जो रेशियो आया बच्चों वो आया है 3/1। 3/1। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टोटल एरिया, ओके, आई थिंक यस, दो क्वेश्चन से इससे रिलेटेड है ना, 44 और 45। हाँ, टोटल एरिया, टोटल एरिया हमने कितना माना था ए, और एरिया कितना इंक्रीज हो गया बच्चों 5%। तो मतलब 5% ऑफ ए इतना इंक्रीज हो गया है। तो ये a प्लस ए बाई 20, तो ये आ गया 21a/20 है ना। तो ये आपका आया है न्यू एरिया। आपसे बोला गया है कि अगर एरिया इतना इंक्रीज हो जाता है और वीट का प्रोडक्शन कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 12%, तो वीट के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल होगा न्यू पाई चार्ट में। तो देखो न्यू एरिया हमें आ गया। अब वीट का जो प्रोडक्शन है वो हमें क्या करना है, न्यू फाइंड करना है। वीट का जो प्रोडक्शन है हमें न्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो वीट का प्रोडक्शन न्यू फाइंड करना है। तो हाँ, तो वीट का करस्पॉन्डिंग कितना एरिया था पहले, a/5। वीट के करस्पॉन्डिंग कितना एरिया था a/5। तो पहले जो एरिया हो रहा था जिसमें वीट का प्रोडक्शन था a/5 एरिया में हो रहा था, अब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है 12%। तो पुराने एरिया में 12% ऑफ जो पुराना एरिया था मतलब a/5 में, ठीक है बेटा। पुराना एरिया, इतने एरिया में प्रोडक्शन हो रहा था वीट का, अब 12% इंक्रीज हो गया है, तो 12% इसी का तो इंक्रीज होगा जो पुराना था। थ्री और 25 मतलब ये हो जाएगा आपका 3a/125। एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 28a, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि वीट का जो सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो देखो वीट कितने में प्रोड्यूस हो रहा है 28a/125 में, अपॉन टोटल एरिया कितना है 21a/20 और सेंट्रल एंगल कितना है 360। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 76.8 डिग्री। तो जो नया सेंट्रल एंगल है वो कितना हो जाएगा 76.8 डिग्री। 76.8 डिग्री, ठीक है। जो पहले वीट के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल था 72, तो अब नई कंडीशन में वो एरिया कितना हो गया है, सॉरी कितना एंगल हो गया है पाई चार्ट में 76.8 डिग्री, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स ट्रू, ठीक है। अ सिलेंडर इज विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस। एक सिलेंडर है बच्चों विच इज इन द क्यूब, ठीक है ना। तो सिलेंडर जो है वो क्या है, अब ये जो क्यूब है इसका मैं एक फेस बनाता हूं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है सिलेंडर है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सिलेंडर है क्यूब के अंदर टचिंग ऑल द फेसेस, चारों फेस को वो टच कर रहा है, क्यूब के चारों फेस को वो क्या कर रहा है टच। अच्छा, अ कोन इज इनसाइड द सिलेंडर, और जो कोन है बच्चों, और जो कोन है वो भी क्या है बच्चों इनसाइड द सिलेंडर। कोन जो है आपका वो भी क्या है इनसाइड द सिलेंडर। चलिए अब हमें बात करना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अच्छा, अब हम मान सकते हैं क्यूब की जो साइड ए है, क्यूब की हम क्या मान लेते हैं बच्चों साइड ए, क्यूब की साइड ए है, तो जो सिलेंडर है वो क्यूब में फिट है। सिलेंडर क्या है बच्चों क्यूब में फिटेड है, तो जो सिलेंडर की डायमीटर होगी क्या वो साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगी। तो सिलेंडर की जो डायमीटर है वो साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगी, तो जो रेडियस होगी बच्चों सिलेंडर की कितनी होगी a/2। सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी a/2,
और कोन की भी रेडियस जो होगी, कोन की जो रेडियस होगी वो भी कितनी होगी बच्चों, a/2। अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो। तो देखो वॉल्यूम हम बात करते हैं कोन की, वॉल्यूम हम बात करते हैं कोन, एक मिनट, हाँ पहले हम लेते हैं क्यूब, फिर था सिलेंडर, उसके बाद था कोन। ठीक है, क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। सिलेंडर की साइड, हाँ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना है a/2, और जो सिलेंडर की हाइट होगी वो क्यूब की हाइट के बराबर होगी, इट मींस a। तो ये आपका हो जाएगा कोन। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस अगेन a/2 और हाइट अगेन a। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आया है a³ पाई a³/12, पाई a³/12 और पाई a³ सिलेंडर, सॉरी एक मिनट, हाँ सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये जगह पाई a³/4। तो इसका जो रेशियो आएगा, एलसीएम लेंगे 12, तो वॉल्यूम्स का जो रेशियो आएगा 12a³ 3 पाई a³ और पाई a³। तो जो वॉल्यूम्स का जो रेशियो आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन में कुछ ऐसा है, तो दिस इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं, अ कॉनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन्स। एक कॉनिकल टेंट में 11 पर्सन्स आएंगे, ईच पर्सन को जो एरिया रिक्वायर्ड है 4 स्क्वायर मीटर। कितने स्क्वायर मीटर रिक्वायर्ड है, 4 स्क्वायर मीटर, और पर्सन्स कितने हैं 11, तो 11 4 जा 44। तो जो टोटल एरिया रिक्वायर्ड है वो कितना है 44, और ये एरिया किसका है बच्चों, बेस का, और बेस क्या होता है कौन का, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहां से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 14। अच्छा, और जो 20 मीटर क्यूब्स ऑफ एयर चाहिए एक पर्सन को ब्रीथ करने के लिए, तो 11 पर्सन को ब्रीथ करने के लिए कितनी एयर चाहिए होगी, 11 इंटू 20। अच्छा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 11 इंटू 20 पाई 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 14 और एच 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये एच की वैल्यू आई 20 इंटू 3/4, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, कौन की हाइट कितनी आ गई 15, और हमें भी यही बोला है हाइट कितनी आएगी 15। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2, ओनली स्टेटमेंट 2। ओके, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ क्या है सेंटर है, कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ओके, देन एंगल AOC, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं X, और BOD इसको नाम में दे देता हूं Y। ठीक है, तो इनका सम पूछा है, बेसिकली मुझे फाइंड करना है बच्चों X प्लस Y। देखिए, अगर मैं इस आर्क की बात करूं तो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है बच्चों X, तो अदर पॉइंट पे कितना बनाएगा x/2। सिमिलरली ये आर्क यहां पर कितना बना रहा है Y, तो यही आर्क यहां पर कितना बनाएगा बच्चों y/2। ठीक है, मुझे फाइंड करना है किस फॉर्म में, AEC की फॉर्म में। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं तुमसे इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल CEB में ये एंगल y/2 है, ये एंगल x/2 है, और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जो CEB है, जो एक्सटीरियर एंगल CBE है, जस्ट अ मिनट, हाँ एक्सटीरियर एंगल CEA, वो क्या सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, मतलब x/2 प्लस y/2। तो जो एंगल CEA जो हो गया आपका वो x प्लस y/2 हो गया,
और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ एंगल CEA, ट्वाइस ऑफ एंगल CEA, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच ट्रू और फॉल्स बताना है, फर्स्ट चारों को चेक करना है हमें। ठीक है, अब देखेंगे आप, ये 1/4 की पावर -2 है, जब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर विल बी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, -3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और उसकी पावर है 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 इंटू 4, और इंटू 4 की पावर 0 मतलब 1, प्लस बच्चों ये 9/16 की पावर -1/2 है, तो इसको मैं 16/9 की पावर हाफ लिख सकता हूँ। ठीक है, और 16/9 को मैं 4/3 की पावर 2, और उसकी पावर 1/2 है, तो ये आपका सिंपल बच जाता है 4/3। 16 - 12 प्लस 4/3, तो जो आएगा 4 प्लस 4/3 मतलब 16/3। तो इसकी वैल्यू 16/3 है, तो पहला तो हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और पावर कितनी है 3/2, 3 इंटू किसी की पावर 0 मतलब 1, तो 3 इंटू 1 इज 3, माइनस अगेन 1/81 की पावर नेगेटिव हाफ है, तो 81 की पावर पॉजिटिव हाफ होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, तो 27 - 3 - 9, तो ये कितना हो गया आपका 15, ये कितना हो गया आपका 15। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 करेक्ट है, आप जब इनको चेक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस फॉल्स आएंगे, तो A एंड C आर करेक्ट एंड ये दोनों फॉल्स हैं, तो हमारा जो आंसर होगा विल बी ऑप्शन A। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं हम सी, तो देखो लेट ए बी इक्वल टू ए सी, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है बच्चों, तो इनको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बना है वो कौन सा बनेगा। अब देखो, जो भी ए बी की लेंथ होगी बच्चों, देखो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, तीनों मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड और हाफ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं यहां पर, क्या सी ए और सी बी के ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, सी ए और सी बी के मिड पॉइंट्स हैं, इनको नाम ले लेते हैं डी ई एफ। डी मिड पॉइंट है सी ए का, एफ मिड पॉइंट है सी बी का, दो के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन थर्ड के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ ए बी। अब बात करते हैं इसकी, इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, एक मिनट, हाँ इसकी लेंथ होगी हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, अब इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला थर्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है और हाफ भी होता है, तो ये एफ ई जो होगा हाफ ऑफ क्या होगा, ए सी होगा। अब देखो ए सी और ए बी आपस में इक्वल है, तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल, तो अगेन ये दोनों साइड्स आपकी क्या आ गई हैं, इक्वल, तो इससे ये ट्राइंगल कौन सा मिलेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल ही मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा आते हैं, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, अगेन सेम कंडीशन चेक करनी है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ जो है हमारे मिड पॉइंट्स है। अब देखते हैं क्या पूछा गया, द ट्राइंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज। अच्छा, आप देखते हैं पहली बात तो कि
एफ मिड पॉइंट है, ठीक है, और अगेन डी भी मिड पॉइंट है, तो जो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा आपस में पैरेलल होंगे, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब देखो अगेन इसके पैरेलल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो दो पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। क्या हो गया एक हमारा ADFE। ADFE क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये राइट ट्रायंगल है तो एंगल A 90 होगा, तो एंगल F भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं DEF जो होगा वो भी क्या होगा, राइट ट्रायंगल। ये भी क्या होगा, तो पहला आइसोसेलेस, दूसरा राइट, आइसोसेलेस दूसरा राइट, और तीसरा है, तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्री। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर ऑब्टेन होता है, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कंसिस्टिंग साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। अब देखो इसको मैं बोल देता हूं, हमें बताना है, देखो बेटा PQRS क्या है, मिड पॉइंट से साइड्स के, ठीक है। तो ये जो फिगर बना है ये क्या बना है, देखो आप, क्या S और R मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं ADC की बात करूं तो दो के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला तीसरे के पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। तो SR है वो पैरेलल टू AC है, और SR है वो हाफ ऑफ AC भी है, ठीक है ना। अब डाउनवर्ड देखेंगे ABC में P और Q मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल भी होंगे और हाफ भी होंगे, है ना। तो PQ पैरेलल टू AC है और PQ हाफ ऑफ AC है। तो देखो SR AC के पैरेलल है और PQ AC के पैरेलल है, तो SR पैरेलल टू AC, इन दोनों से क्या हो जाएगा, SR पैरेलल टू PQ। SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, तो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अच्छा, SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो इसका मतलब SR इक्वल टू PQ। तो देखो सेम पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्या बन जाता है मेरा, पैरेललोग्राम। तो PQRS क्या होगा मेरा, पैरेललोग्राम, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ठीक है, NGO selected 2000 families at random and surveyed them to determine number of children in a family. The data below is। अच्छा 2000 फैमिलीज का सर्वे किया गया एक एनजीओ के द्वारा, तो 40 फैमिलीज ऐसी, सॉरी 400 फैमिलीज ऐसी थी जिसमें 1 बॉय एंड 1 गर्ल था, 600 में 2 बॉय और 1 गर्ल, ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन है। इफ वन इज चूजन एट रैंडम देन मैच द कॉलम। अच्छा एक फैमिली को रैंडमली चूजन किया गया तो हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, देखते हैं। हाँ, द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन हैज 1 बॉय एंड 2 गर्ल। अच्छा 1 बॉय और 2 गर्ल होने चाहिए, तो 1 बॉय, ये फैमिली है, देखो क्या इसमें 1 बॉय और 2 गर्ल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल केसेस हैं 300 और टोटल कितने हैं 2000, तो हमारा आंसर होगा 3/20। इसका आंसर कितना होगा, 3/20। अच्छा नो बॉय, फैमिली चूजन हैज नो बॉय, फैमिली चूजन हैज नो बॉय, देखेंगे नो बॉय यहां पर, तो कितनी फैमिलीज में कोई भी बॉय नहीं है, 200, और टोटल फैमिलीज क्या है 2000, तो आंसर आएगा आपका 1/10। आंसर आएगा आपका 1/10। 1 बॉय और 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, दिस वन 400 अपॉन 2000, 1/5 कितना आ रहा है बच्चों, 1/5। तो लास्ट वन ये हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट का है 3, सेकंड का है 1, 3, 1, थर्ड का है 4 और फिफ्थ का है 3/10। देखो ना 2 बॉय और 1 गर्ल का देखना है, तो 2 बॉय और 1 गर्ल मतलब 600 अपॉन 2000 करेंगे
तो आपका आ जाएगा 3/10। ये आपका आ गया बच्चों 3/10। सो दैट वाज ऑल अबाउट IMO लेवल 2 पेपर ऑफ 2017-18 सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।